Yes, ma'am. You all can hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड बाय फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके बारे में पढ़ा था, राइट? ओके, सो यहाँ पे हमने 6 क्लास मतलब क्लासिफाई किया था। तो फर्स्ट वाज प्रोटॉन लुईस एसिड, ठीक है? तो ये क्या था? प्रोटॉन लुईस एसिड, इट इज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, they have vacant spherical orbital, they are very hard, smallest, lightest and hardest Lewis acid. Okay, नेक्स्ट हमने एस ल्यूमो लुईस एसिड के बारे में पढ़ा था। तो एस ल्यूमो लुईस एसिड में कौन कौन आते हैं? हमारे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अल्कली एंड अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी कटायंस हैं वो सब एस ल्यूमो लुईस एसिड्स में आएंगे, ठीक है? ये लुईस एसिड भी हार्ड लुईस एसिड है एंड they have shell like LUMOS atomic orbital superimposed upon sphere of closed electron shell. Next था अपना ओनियम आयन लुईस एसिड। नाउ ओनियम आयन लुईस एसिड से क्या थे? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल कटायन, they have a central negative electronegative atom saturated with Lewis acid ligand like H plus or R minus ये वाली। ठीक है, तो ओनियम आयन लुईस एसिड क्या था कि सेंट्रल जो मेटल रहेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा एंड इट इज सैचुरेटेड विद लुईस एसिड लिगैंड। नाउ दे आर इंस्टेंटली हार्ड कटायन, ओके, एंड दे कैन डोनेट प्रोटॉन टू ब्रोंस्टेड बेस। नेक्स्ट वाज लो ब्लूमो लुईस एसिड। तो लो ब्लूमो लुईस एसिड में हमने तीन देखा था आगे क्लासिफिकेशन, तो दे हैव वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है? फिर एक ऐसे रहते हैं जिन मतलब जब कार्बन पे क्या रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें वो वाले को भी हम लोग किसमें ऐड करते हैं? लो ब्लूमो लुईस एसिड में, ठीक है? एक तो ये रहता है कि भाई जिसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, यहाँ पे BF3 इसके पास क्या वेकेंट पी ऑर्बिटल है, राइट? तो किसमें आएगा? लो ब्लूमो लुईस एसिड में आएगा। दूसरा क्या था कि लाइक फॉर एग्जांपल CH3I ले लो, तो CH3I में CH3 के ऊपर क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट? तो वो भी किसमें आएगा? अपना लो ब्लूमो लुईस एसिड में आएगा। नेक्स्ट आता है अपना ये कीटोन एंड ऑल, तो इसमें भी जो कार्बन रहेगा इसके पास क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट? सिंस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कार्बन के पास क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये भी किसमें आएगा? लो ब्लूमो लुईस एसिड में आएगा, ओके? नाउ नेक्स्ट हमने देखा था पाइल्यूमो लुईस एसिड। सो पाइल्यूमो लुईस एसिड्स ये लोग क्या होते हैं? दे हैव इलेक्ट्रॉन पुअर पाई सिस्टम, ओके? नाउ दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी ये लोगों के बीच में। दे आर सॉफ्ट स्पीशीज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज और दे कैन बी न्यूट्रल, ओके? तो ये हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन देखा था। नेक्स्ट है अपना हैवी मेटल लुईस एसिड। तो इसमें कटायंस, बल्क मेटल ऑफ ट्रांजिशन एंड पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे, ओके? समझ में आ रहा है? आवाज आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम, ओके। हाँ, तो ये सब हमने ऑलरेडी देखा था, ओके? नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग विथ, तो ये जो स्टूडेंट्स हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया था, तो ये था लुईस एसिड्स का क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट है लुईस बेसिस का, ओके?
So classification of Lewis bases by frontier molecular orbital topology. तो इसमें 4 ही है, ठीक है. नाउ ये थोड़ा याद रखना है बिकॉज हम लोग जब रिएक्टिविटी मैट्रिक्स करेंगे ना तो उसमें ये यूज होगा अपना, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेसिस बाय फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोपोलॉजी. तो अभी हम लोग लुईस बेसिस के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट है अपना एस होमो लुईस बेसिस, ठीक है. अब एस होमो लुईस बेसिस में जो है एग्जांपल है अपना H2H माइनस. नाउ ये कैसे होते हैं? they have spherical 1s homo species, ठीक है. next they are soft, instinctively soft. hydride ions are strong proton acceptor. H minus क्या है अपना hydride ion है, they are strong proton acceptor. H2 is weaker base and ये लोग क्या फॉर्म करते हैं? metallic complex. they can form metallic complex. they have negative और neutral charge. तो ये जो है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक एस होमो लुईस बेसिस के इसमें आती है. पहली चीज तो ये दे हैव स्फेरिकल 1s होमो स्पीशीज, दे आर सॉफ्ट. नेक्स्ट जो हाइड्राइड आयन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर होते हैं. H2 इज अ वीकर बेस एंड ये क्या फॉर्म कर सकता है अपना मेटालिक कॉम्प्लेक्स. दे हैव नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज. तो यहाँ पे ऑलरेडी सब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है. तो ये अपना ये बस क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन से ये एस होमो लुईस बेसिस में कौन कौन से आते हैं, इसमें लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बस वही है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन लुईस बेसिस. नाउ कॉम्प्लेक्स आयन लुईस बेसिस में क्या है स्टूडेंट्स? नाउ दे हैव हाइपरवेलेंट सेंट्रल कटायन, ठीक है. ये लोग के पास हाइपरवेलेंट सेंट्रल कटायन होता है. अभी ये हाइपरवेलेंट मतलब क्या कि जो अपना लास्ट टाइम मैंने बताया था, राइट. तो हाइपरवेलेंट मतलब क्या, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होगा, तो ये जो सेंट्रल मेटल होगा तो इसके आपका 8 इलेक्ट्रॉन आसपास आएंगे, फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो ये अपना जो है ये एग्जाम्पल है, ओके. नाउ वहाँ यहाँ पे जो ये सेंट्रल मेटल है ये इट इज सैचुरेटेड बाय लुईस बेस लिगेंड. तो यहाँ पे ये जो सारे बोरॉन जो है यहाँ पे क्या है F4 फ्लोरीन है. तो ये क्या है अपना लुईस बेस लिगेंड है. नाउ दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड दे आर हार्ड, ओके. सो ये अपना आएगा कॉम्प्लेक्स अनायन लुईस बेसिस में, ठीक है. समझ में आया? यस मैम. हाँ, ठीक है. सो ये जो आएगा ये किसमें आएगा? कॉम्प्लेक्स अनायन लुईस बेसिस में. तो फर्स्ट क्या था अपना एस होमो लुईस बेसिस. तो एस होमो लुईस बेसिस में कौन कौन आते हैं अपने? H2H माइनस. ये लोग दे हैव स्फेरिकल 1s होमो स्पीशीज, दे आर सॉफ्ट एंड फिर बाद में थोड़ा उसके बारे में कि हाइड्राइड आयन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर होते हैं. H2 इज अ वीकर बेस, दे फॉर्म मेटालिक कॉम्प्लेक्स, दे हैव न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, ठीक है. नेक्स्ट क्या था अपना? कॉम्प्लेक्स अनायन लुईस बेस. So they have hypervalent central cation. They are saturated with anion Lewis base ligand. They have negative charge and they are hard. Okay. समझ में आया? तो ये फर्स्ट और सेकंड अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है. फिर वही बात के इतना कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये मतलब थियोरेटिकली है बहुत. तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से. have a hypervalent central cation saturated with anion Lewis base ligand.
ना लोग होमो लुइस बेस, ठीक है ना। लोग होमो लुइस बेस ये सब में कौन सा आते हैं, लिगेंड्स हो गए, न्यूक्लियोफाइल्स हो गए, न्यूक्लियोफ्यूज हो गए, एंड दे एक्ट एज अ व्हाट, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग बेसिस, ठीक है। तो ये सारे अपने लोग होमो लुइस बेसिस होते हैं, एंड दे आर आइदर न्यूट्रल और दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो लोग होमो लुइस बेसिस क्या होते हैं कि जनरली दे आर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर स्पीशीज and they act as what, proton abstracting bases, ligands, nucleophile और nucleofuge, ठीक है। तो ये सारे अपने लोग होमो लुइस बेसिस में आते हैं। नेक्स्ट अपना है, हाँ, तो यहाँ पे ना यहाँ पे सेवरल सब क्लास है ऑफ लोग होमो लुइस बेसिस में। फर्स्ट तो है ऐसा कुछ जैसे अपना हाइड्राजाइन हो गया, ये दोनों तरफ से यहाँ पे अटैक हो सकता है, ये अल्फा फेट, तो ये सारे आते हैं NH2 NH2 OH OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे ना ये जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, राइट। तो यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, तो ये भी किस में आएंगे अपने, इसमें लोग होमो लुइस बेसिस में आएंगे। यहाँ सब ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से डोनेशन हो सकती है। नेक्स्ट अपना एम्बीडेंटेड भी इसमें ही आएगा, साइनाइड NO2, नेक्स्ट बाइडेंटेड, नेक्स्ट पॉलीडेंटेड। तो ये सारे के सारे जो है ये सब क्लासेस है ऑफ लोग होमो लुइस बेस, समझ में आया, ठीक है। तो ये अपने क्या है, सब क्लासेस है। तो अभी इसको ना नोट डाउन करो, और इसमें से ना स्टूडेंट सिर्फ ना दो दो एग्जाम्पल लिखना, ऊपर के दो, ठीक है, कर लो नोट डाउन। फिर लास्ट Yes, ma'am. अब लास्ट अपना पाई होमो लुइस बेस, ठीक है। नाउ पाई होमो लुइस बेस में क्या होता है ना स्टूडेंट, इसका जो होमो रहता है वो डीलोकलाइज रहता है ओवर 2 और मोर p ऑर्बिटल्स, ठीक है, समझ में आया। तो पाई होमो लुइस बेसिस में क्या रहेगा कि इसका जो देखो हमने पहले ऐसे में पाई ल्यूमो लुइस एसिड पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव साइन था। तो ये जो है ये कंपाउंड जो है ये अपना, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होता है, इसका जो होमो रहता है वो डीलोकलाइज रहता है ओवर 2 और मोर p ऑर्बिटल्स। दूसरी चीज, they are negative charge और they have electron rich pi system. Now अभी ध्यान से क्या बोलूं कि देखो अगर इसका ये पूरा कंपाउंड, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड अगर एज अ मतलब एक्ट करेगा, मतलब अगर लुइस बेस मतलब ये जो कंपाउंड है वो सॉफ्ट रहेगा अगर ये पूरा कंपाउंड एक्ट कर रहा है एज अ लुइस बेस, ठीक है। ये पूरा कंपाउंड अगर लुइस बेस जैसा बिहेव कर रहा है तो फिर ना वो सॉफ्ट लुइस बेस रहेगा। लेकिन अगर ये कंपाउंड का एक कोई एक सेंट्रल मेटल ये बोल सकते हैं, या फिर एक सिंगल एटॉमिक सेंटर एक्ट कर रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है ऐसा लुइस बेस, तो फिर वो कैसा रहेगा, वो हार्ड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि पाई होमो लुइस बेस में अगर पूरा कंपाउंड एक्ट कर रहा है एज अ लुइस बेस, तो फिर वो कैसा रहने वाला है, सॉफ्ट। बट अगर सिर्फ ये कार एक कोई सेंटर अगर एक्ट कर रहा है तो फिर वो रहने वाला है हार्ड, ठीक है। जैसे ये ले लो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये है अलाइल अनायन है। तो अगर यहाँ पे ये पूरा, जैसे अभी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है, फिर वहां से अगर लुइस इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है,
तो पूरा जो रहेगा ये इसको ऐसा सॉफ्ट बेस लुईस बेस कंसीडर करेंगे बस। बट अगर ये कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब सिर्फ कार्बन से डोनेट हो रहा है, तो फिर वो कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये अपना लास्ट, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। बहुत थियरी हो गई। तो यहाँ से वही पॉइंट्स लिखे, will act as a soft when entire pi system is acting as a Lewis base। जो फटाफट से लिखते जाओ, समझ में आ गया होगा, बस जल्दी जल्दी से लिखते जाओ। Completed everyone? Yes, ma'am. ठीक है, तो जितना है ना लेक्चर चलता है उसी के बीच में सब खत्म कर दिया करो, फिर बाकी आप लोग नेट से प्रिपरेशन कर रहे हो नेट की? कितने स्टूडेंट है नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो? लास्ट अभी ये हो गया, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन लिखो, राइट अ क्वेश्चन, डिस्कस द क्लासिफिकेशन of Lewis bases, discuss the classification of Lewis bases by frontier molecular orbital topology. Discuss the classification of Lewis bases by frontier molecular orbital topology. Then हाँ, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर ये सब के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चल अभी कंसेप्चुअल भी देखते हैं। अच्छा, ये वाला तो आपको सबको समझा था, ये कैसे आया था, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, राइट? याद है ना, क्या करना होता है हमें, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH। ओके, चलो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे ना ऐसे तो है नहीं, ऐसे तुक्का मार के आ जाएगा ये, तो इसके पीछे ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, अभी ना फर्स्ट वाला आप लोग कंसीडर करो, ये फर्स्ट वाला कंसीडर करो, एक ही कंसीडर करना है आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या होगा ना, ये सिंस फॉस्फोरस से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या करता है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज
यूज करता है फॉस्फोरस को। अब कैसे करता है, कैसे, तो ये जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऊपर लेगा, तो अगर ये बॉन्ड ऊपर लिया तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है किसके वजह से, ये ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। मतलब फॉस्फोरस के ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना समझा आप लोग, इतना समझा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब देखो अब क्या होने वाला है बच्चों, ये फॉस्फोरस पे आप सोचो तुम लोग कि ना यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फॉस्फोरस क्या करने वाला है, ये वाली बॉन्ड दिख रही है आपको, POH बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, फॉस्फोरस ना ये बॉन्ड से ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करने वाला है, पुल करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करा, मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रही है वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पुल करेगा, तो ये हाइड्रोजन आसानी से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है H+ के फॉर्म में, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुल, ठीक है। समझ में आया इतना, देखो इतना, ये देखो, ये हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑक्सीजन ने, ये ऑक्सीजन ने क्या किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। ये फॉस्फोरस के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया तो ये फॉस्फोरस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल किया, जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन पुल किया, फिर वहां से पुल किया तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एज अ प्रोटॉन फॉर्म में निकल जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन से तो अभी वो बाइंडेड नहीं रहेगा, हल्का बाइंडेड रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना यहाँ पे एक ही OH है ना, तो यहाँ पे 100% पुल होने वाला है, ठीक है। अब देखो अब दूसरे वाले पे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे ना 2 OH बॉन्ड है, कितनी है, 2 OH है, तो ये जो पुल रहेगा वो 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 OH बॉन्ड आ गई है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 OH बॉन्ड आ गई है, तो पुल जो रहेगा वो 50-50 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेंथ जो हो जाएगी, स्ट्रेंथ जो रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, ये पुल एक ही तरफ था, तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या है 100 तरफ वहां से पुल कर रहा है ये फॉस्फोरस, तो ये प्रोटॉन इजीली निकल रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पुल है वो 50-50 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज 2 OH बॉन्ड है, समझ में आया। तो इसके दिस इज अ रीजन के वाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जितना ज्यादा अपना OH रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया चीज, ये 100% और 50-50 वाला समझा कि नहीं, हाँ मैम, पक्का सबको समझा। मैम तो ये जो स्ट्रेंथ डिवाइड होगा तो ये पुल करने के लिए स्ट्रेंथ डिवाइड होगा, मतलब उतना ही इनको हार्ड है पुल करना या इजी हो जाता है पुल करना? नहीं देखो हार्ड इजी नहीं, अभी देखो क्या होगा ना कि मेन एसिडिक मतलब एसिड वाला कॉन्सेप्ट क्या आता है, जो प्रोटॉन दे दे आसानी से वो क्या है, एसिड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन आसानी से निकल जाए, जितने इजीली निकल जाए तो वो अच्छा एसिड है, ठीक है, ऐसे समझ लो, प्रोटॉन जितने आसानी से निकल जाए वो बहुत अच्छा एसिड है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फॉस्फोरस यहाँ से पुल कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से पुल कर रहा है, मतलब अब ये जो बॉन्ड है ये फॉस्फोरस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, फिर ये ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो यहाँ से पुल करेगा, तो यहाँ पे पुल सिर्फ एक ही साइड है और पूरा 100% है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 2 OH आ रहा है ना, तो जो 100% का 50-50 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आधा, मतलब जितनी ताकत है आधी ताकत यहाँ लगाएगा, आधी ताकत यहाँ लगाएगा, तो उतने आसानी से प्रोटॉन नहीं निकल पाएगा। अगर एक ही तरफ वो अच्छे से लगाता, ठीक है, ये एकदम एक ही साइड से, तो क्या हो जाता है, इजीली प्रोटॉन रिमूव हो सकता था, समझ में आया। जितने OH बॉन्ड्स हैं हाँ, उतना पुल करना डिफिकल्ट होगा, हाँ उतना डिफिकल्ट होगा, समझ में आया। यस मैम। और जितना ज्यादा ना डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जितना ज्यादा रहेगा, मतलब मोर पॉजिटिव, मतलब फॉस्फोरस उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक और आ गया, एक और आ गया, आपने एक और ऑक्सीजन, मतलब एक और ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऊपर, यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन रहेगा वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऊपर,
तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना फॉस्फोरस पे। पहले समझ लो, मान लो 1 पॉजिटिव चार्ज था, अब 2 हो गया, तो और पॉजिटिव, अभी ये और पॉजिटिव मतलब क्या, और अच्छे से और ताकत से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो जितना ही फॉस्फोरस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो उतना इजीली ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ और आ जाएंगे, तो ये फ्री हो जाएगा, बॉन्डेड नहीं रहेगा। समझ में आया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था? यस मैम। श्योर? यस मैम। ठीक है, चलो अभी इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट से। मैम अगर ये 50-50% में, जैसे इसमें 2 OH बॉन्ड है, अगर इसमें हाँ। 2 हम लोग डबल बॉन्ड O रख देंगे तो ये पुल इजीली होगा ना फिर, क्योंकि P हाँ। तो मोर हाँ। पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फॉस्फोरस पे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। जैसे देखो अभी इसने एक ही मतलब यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। तो अभी सिंगल बॉन्ड बचा और यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव, फॉस्फोरस पे एक ही पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन अगर एक और डबल बॉन्ड रहेगा तो वो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ले लेगा डबल बॉन्ड के, तो फिर इस पे एक और पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अपनी तरफ पुल करेगा और स्ट्रांगली पुल करेगा, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है, जितने ज्यादा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएंगे ना स्टूडेंट, तो जो अपना पॉजिटिव फॉस्फोरस उतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छे से पुल करेगा। तो पुल करना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाइंडेड है ना ऑक्सीजन से, तो अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या है, इजीली एज अ प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। समझ में आया अभी? यस मैम। हो गया मैम, हो गया ना। चलो अभी ये लिख लो, ड्यू टू डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन positive charge is induced on the central atom. As a result, central atom will displace electron density from oxygen of OH group and facilitate the loss of proton. This displacement decreases with increase in number of OH group. Therefore, acidic character decreases. हो गया ना। चलो
ओके अभी ना देखो क्या करो आप लोग, जो फर्स्ट लाइन दिख रही है आपको, एस होमो, कॉम्प्लेक्स एनायन, लोब होमो, पाई होमो, फिर बाद में ये हाँ, प्रोटॉन एस होमो, ये चार्ट आप लोग बनाओ। मतलब ये कुछ अंदर या ये पार्ट नहीं लिखना है, ये जब समझना तो फटाफट तब लिख लेना। अभी फिलहाल ना ये सिर्फ ऐसे बनाओ, एस होमो कॉम्प्लेक्स आयन, ये ऊपर वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट, ये अपना है लुईस एसिड बेस रिएक्टिविटी मैट्रिक्स। एसिड बेस रिएक्टिविटी अच्छा हाँ, राइट, लुईस एसिड बेस इंटरएक्शन मैट्रिक्स, लुईस एसिड बेस इंटरएक्शन मैट्रिक्स। तो यहाँ वाले सारे लुईस बेसिस है, और ये लाइन जो है अपनी ये वाली वर्टिकल लाइन जो है ये इधर से लुईस एसिड्स है, और ये ऊपर जो है यहाँ पे जितना ये हॉरिजॉन्टल वाला है लुईस बेस है। तो इसमें सिंपल क्या करने का है, हम लोग को रिएक्शन करवाने का है कि ऐसे 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 ये इसके साथ रिएक्ट किया, फिर ये इसके साथ रिएक्ट किया, इसके साथ रिएक्ट किया, तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या करो आप लोग, ये ऊपर वाला पार्ट और यहाँ साइड वाला पार्ट ये लुईस एसिड ये लिख लो, और फिर जैसे जैसे समझते समझते फिर बाद में इसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आराम से हो जाएगा, इसमें कोई कुछ डिफिकल्टी नहीं, समझ में भी आ जाएगा आपको। ये कुछ मत लिखना जो H2 है ना, सिर्फ ये आप लुईस बेसिस के बारे में लिखो, और लुईस एसिड ये जितने हैं, ये लुईस एसिड टोटल 6 थे और लुईस बेसिस कितने थे, 4। कंप्लीटेड हो गया ना सबका? हाँ मैम। ओके ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है ना, ये इंटरएक्शन मैट्रिक्स में रिएक्शन करवानी है बस एसिड की बेस के साथ। देखो कैसी करवानी है, ये यहाँ से लुईस एसिड विथ लुईस बेस, फिर ये वाला लुईस एसिड विथ लुईस बेस, फिर ये वाला लुईस एसिड विथ लुईस बेस, ये थर्ड, फिर ये वाला एसिड प्रोटॉन विथ लुईस बेस। समझ में आया रिएक्शन कैसे हो रही, पता चल रहा है आप लोग को। ये वाला जो प्रोटॉन है इट विल रिएक्ट विथ एस होमो लुईस एसिड, ये प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स एनायन BF4, ये प्रोटॉन लोब होमो, ये प्रोटॉन विथ पाई होमो। ठीक है, देखने का है क्या मिल रहा है, बस यही है लुईस इंटरएक्शन मैट्रिक्स यही है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट प्रोटॉन का देखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन रिएक्शन विथ एस होमो, उसमें क्या है एग्जांपल H माइनस, तो H प्लस H माइनस क्या फॉर्म होगा, H2 लिखो। फिर अपना नेक्स्ट कौन है, H प्लस H BF4 माइनस, राइट, तो क्या मिलेगा H प्लस BF4 माइनस, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं सुपर एसिड। अब सुपर एसिड्स क्या होते हैं पता है आप लोग को, जिनका एसिडिटी ग्रेटर रहता है देन दैट ऑफ 100% H2SO4। सुपर एसिड्स वो होते हैं जिनका एसिडिटी ज्यादा रहता है कंपेयर टू 100% H2SO4, दे आर इंक्लूडेड इन सुपर एसिड। अब थर्ड, प्रोटॉन विथ OH माइनस, इट विल फॉर्म H2O, तो आप लोग लिखते भी जाओ। नेक्स्ट है प्रोटॉन विथ पाई होमो, ये अपना अलाइल एनायन है, तो प्रोटॉन क्या होगा, अगर प्रोटॉन ये अलाइल एनायन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या होगा, ये CH2 माइनस है, ये क्या कर लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा और क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आया, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है बस। फिर अब आ जाओ, ये प्रोटॉन वाला सबका हो गया, यहाँ पे S ल्यूमो वाला आ जाओ। S ल्यूमो में कौन है, S ल्यूमो लुईस एसिड में कौन आते हैं, अपने तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कटायन आते हैं, राइट। हाँ, तो अभी ये Na प्लस रिएक्ट कर रहा है H माइनस के साथ, S ल्यूमो रिएक्टिंग विथ S होमो, so Na with H minus it will form NaH। नेक्स्ट है Na plus with BF4 minus, there will be formation of NaBF4। okay,
Na with OH minus, lobe homo, OH minus example है, तो there will be formation of NaOH. Next, Na plus with pi homo allyl anion, it will form Na plus और CH2 double bond CH2 minus. ठीक है, फास्ट नहीं हो रहा है ना, लिख पा रहे हो ना आप लोग? हाँ मैम। अभी आया अपना ओनियम आयन, ओनियम आयन लुईस एसिड. देखो हमने पढ़ा था ना, ओनियम आयन क्या होगा, ये हाइपरवैलेंट कटायंस होते हैं जो सैचुरेटेड विद रहते हैं विद लुईस एसिड्स. सो ओनियम आयन में एग्जांपल है NH4. NH4 अगर H माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NH3 प्लस H2. नेक्स्ट है ओनियम आयन NH4, if it will react with complex anion Lewis base BF4 minus, so there will be formation of NH4 BF4. नेक्स्ट है अपना NH4 अगर OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NH4 OH, या फिर ऐसे भी हो सकता है NH3 प्लस H2O. यहाँ पे और लिख देना है NH4OH और NH3 प्लस H2O. ओके, नेक्स्ट अपना ओनियम आयन NH4 अगर रिएक्ट कर रहा है विद पाई होमो, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये ओनियम आयन और ये पाई होमो, तो ये एक प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ पे ये CH2 क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये फॉर्म हुआ ऊपर, और क्या बचेगा, सिर्फ NH3 बचेगा. समझ में आया? यस मैम. श्योर ना? बहुत इजी है स्टूडेंट, मतलब लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ. सिर्फ रिएक्शन करवानी है, क्या फॉर्म होगा वो देखना है बस. तो मैम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे टेबल बनाने का? हाँ, टेबल बनाना पड़ेगा. मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ तुम लोगों को. क्वेश्चन ऐसा आएगा, बाद में लिख लेना. विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन मैट्रिक्स. ठीक है, लिख लेना, बाद में मैं अभी डिस्कस करवाऊँ. एग्जांपल हाँ? हम लोग खुद चूज कर सकते हैं, जैसे आपने हाँ, BF4 खुद चूज कर सकते. हाँ, खुद चूज कर सकते. ठीक है, फिर आता है लो ब्लूमो, जिसमें आता है BF3 वेकेंट पी ऑर्बिटल. अगर ये H माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म BHF3 माइनस. नेक्स्ट है अगर BF3 रिएक्ट करता है BF4 तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, नल सिस्टम, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है BF3 और BF4 माइनस के बीच में. नेक्स्ट अगर BF3 रिएक्ट करेगा विथ OH, then there will be formation of BOH4 minus N plus 3 fluorine. नेक्स्ट BF3 विथ अलाइल एनायन. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देख रहे हो आप लोग, इस पे फोकस करो जहाँ पे ये लेजर है, देख रहे हो आप लोग. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, BF3 जो है इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना. इसके पास पढ़े थे ना हमने, वेकेंट पी ऑर्बिटल. BF3 अपना लो ब्लूमो लुईस एसिड्स में आता है और ये अपना पाई होमो लुईस बेस में आता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2 जो माइनस है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या होंगे, डोनेट होंगे टू BF3. वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाली है. समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे पाई लूमो में आ जाओ. तो पाई लूमो में क्या है, अलाइल कटाइन आएगा पाई लूमो में. सो पाई लूमो, अच्छा आप लोग ये समझ में आ रहा है ना, ये कैसे आ रहा है, कैसे हम लोग कैसे रिएक्ट करवा रहे हैं, मतलब किस तरह से जा रहा है. पहले कैसे कैसे करे, जैसे ये प्रोटॉन है तो इसको इसके साथ करे, फिर प्रोटॉन को कॉम्प्लेक्स अनायन के साथ, फिर प्रोटॉन को लोब होमो के साथ, फिर प्रोटॉन को पाई होमो. राइट? यस मैम. हाँ, फिर अपना ये पाई लूमो अगर H माइनस दे देंगे तो ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे. और यहाँ पे CH2 था तो क्या हो जाएगा, CH3. यहाँ पे अगर BF4 माइनस आता है तो यहाँ पे
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये BF4 माइनस, मतलब ये सब एक्सेप्ट करने वाले। OH माइनस अगर आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगी, राइट। और फिर यहाँ पे अलाइल कटायन अलाइल अनायन दोनों में अगर रिएक्शन हुआ तो देयर विल बी साइक्लो एडिशन। ओके, हो गया लिख के। नेक्स्ट अपना आता है हैवी मेटल जिसमें Mn प्लस लिया गया है। तो अगर Mn प्लस रिएक्ट किया विद S होमो के H माइनस के साथ, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ MH एट N, मतलब कितना भी होता है MH5 MH6। Mn रिएक्टिंग विद BF4, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। Mn रिएक्टिंग विद OH माइनस MOH N। यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn रिएक्टिंग विद पाई होमो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। हो गया, सबका हो गया लिख के। हाँ मैम। ठीक है, अभी लिख लो क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल, with the help of suitable example, with the help of suitable example, explain Lewis acid base, explain Lewis acid base interaction matrix, interaction matrix। ठीक है, तो बस ना ये एग्जाम्पल याद रखना और रिएक्शन करवाते जाना। तो रिएक्शन ऐसे कुछ भी नहीं है कि बहुत याद बात करना पड़ेगा, एकदम आसानी से H प्लस H माइनस H2 बनेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, अभी नेक्स्ट आता है लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब लेवलिंग इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग नहीं देख रहे हम लोग, लेवलिंग देख रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रहा है ना सबको। ठीक है, अब देखो जनरली सारे जो एसिड्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन बेस। बेस में अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन इसी बेस ले रहे ना, तो सारे के सारे एसिड कैसे बिहेव करेंगे, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। किसमें, बेस में। तो बेस में अगर हम लोग कोई भी एसिड लेते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब देखो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्वस सॉल्यूशन में ना ऐसे होता है कि अब देखो HNO3 जो है ना, HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो अपना HNO3 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, समझ में आया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, एक सेकंड, हाँ, तो ये अपना HNO3 है। ठीक है ना, HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, अगर जो है हम लोग जो है इसको वाटर में लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे डिसोसिएशन जो होगा वो H प्लस, मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल है, HNO3 के कितने मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल में से H प्लस जो मिलेगा वो 100 रहेगा और NO3 भी कितना रहेगा, 100 रहेगा। एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रही हूँ, समझ में आया। HNO3 का समझा। हाँ, अब आ जाओ CH3COH पे। हाँ, तो ये ना बच्चों वीक एसिड है, दिस इज व्हाट, वीक एसिड। तो वीक एसिड है, इसलिए ना यहाँ पे जो डिसोसिएशन होगा ना, जो डिसोसिएशन यहाँ पे होगा, तो अगर मान लो ये ऊपर देखो, ये वीक एसिड है, तो ये अगर डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे अगर टोटल 100 मॉलिक्यूल से CH3COH के, तो 30 डिसोसिएट हुए, मतलब 30 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हुए CH3CO माइनस में और H प्लस में। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे
पूरे पूरे HNO3 के अगर HNO3 100 मॉलिक्यूल हो तो H प्लस 100 रहेगा और NO3 100 रहेगा। ठीक है, किसमें एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर वीक एसिड है तो क्या होने वाला है, 30-30 ही डिसोसिएट, बाकी अनडिसोसिएटेड रहेंगे। समझ में आया? ठीक है, इतना समझा कि नहीं? एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा डिसोसिएट होगा, मतलब पूरा नहीं, मतलब हाँ हम लोग पूरे मतलब पूरा बोल सकते हैं, लेकिन वीक एसिड कैसा रहेगा, वो बहुत कम ही डिसोसिएट होगा एक्वस सोल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट बेस में क्या होगा, बेस में HNO3 भी पूरा डिसोसिएट होगा और अपना एसिटिक एसिड भी पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। समझ में आया? तो ये इसको हम लोग ना लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवलिंग इफेक्ट। मतलब दोनों एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। ठीक है, समझा? तो यही था लेवलिंग इफेक्ट। बस इसको दिमाग में रखो कि कभी बाय चांस क्वेश्चन आता है तो इसे डील कर लो। ठीक है, अभी ना ये लेवलिंग इफेक्ट हेडिंग डालो और ना ऐसे लिखो, ऑल द एसिड हैव बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द बेस। फिर ना ये दोनों मत लिखना, ये जो ऊपर है ना ये वाला ये मत लिखना, HNO3 रिएक्टिंग विद NaOH, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी है। हाँ, तो ये दो रिएक्शन मत लिखो, सिर्फ ऐसे लिखो शॉर्ट में, इन एक्वस सोल्यूशन इफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, इफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, सो H प्लस कितने रहेंगे, 100, और NO3 भी कितने रहेंगे, 100। ये रिएक्शन मत लिखो। कंप्लीट आ रहा है तो जल्दी से बताओ मुझे। हो गया? समझा? अब ये लिख लो, हम एक बार फिर से समझाएंगे। हाँ श्योर। ठीक है, अब देखो, अभी ना लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो लेवलिंग इफेक्ट क्या है, मान लो ना एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास और एक ना कोई वीक एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड बेस में ना दोनों की स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग जो बेस में जब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं ना तो दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो जाती है। और वैसे ही अगर एक्वस सोल्यूशन में रहेगा ना HNO3 वाटर में, तो वहां पे क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन में जो है डिसोसिएशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा पूरा होगा, लेकिन वीक एसिड है तो उसका कैसा होगा, कम ही डिसोसिएशन होगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड को मैं बेस में ऐड कर दिया मैंने, तो वहां पे जो डिसोसिएशन होगा ना वो कैसा होगा, पूरा पूरा डिसोसिएशन होगा बेस में। तो ये इफेक्ट को ना हम लोग लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, समझ में आया अभी? हाँ। हो गया, ये कॉपी कर लो। कंप्लीटेड? श्योर ना? समझा ना लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? हाँ मैम। हाँ ठीक है, चलो अभी ना हम लोग डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये वाला रिएक्शन देखो, ये कौन सा रिएक्शन है, नाइट्रेशन है, सबको पता होगा, हमने जूनियर क्लास में देखा है। ठीक है, HNO3 प्लस H2S4 ऐड करते हैं तो क्या होता है, NO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें नहीं समझनी है, हमें यहाँ पे जो HNO3 और H2SO4 लिखा है ना वो समझना है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, HNO3 और H2SO4, H2SO4 इज एसिड, एसिड है H2SO4, हाँ और HNO3 भी एसिड है कि नहीं? हाँ है, चलो अच्छा, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू HNO3, राइट? अच्छा अब ये रिएक्शन में सिंस एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 की
मतलब ज्यादा है कंपेयर टू HNO3, इसलिए यहाँ पे ना H2SO4 विल बिहेव एज एसिड एंड HNO3 को क्या करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे इसको एक्ट करना पड़ रहा है एज अ बेस। समझ में आया? लेकिन स्टार्टिंग में तो अगर अलग अलग देखे तो दोनों एसिड है, लेकिन सिंस एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 की ज्यादा है कंपेयर टू HNO3, इसलिए H2SO4 तो एसिड जैसा बिहेव करेगा, लेकिन HNO3 को कैसा बिहेव करना पड़ रहा है एज अ बेस, ऐसा बेस बिहेव करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बेस एसिड का रिएक्शन है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे जो अपना HO है, HONO2 रहेगा ना, ये इसको अगर ओपन करके लिखेंगे हम लोग तो HONO2 रहेगा, तो यहाँ पे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिला और H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एसिड है, लेकिन सिंस एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो एसिड जैसा बिहेव कर रहा है और दूसरा बिहेव कर रहा है एज अ व्हाट, एज अ बेस। तो ये जो डिफरेंस है इन लोग की स्ट्रेंथ में, जो डिफरेंस आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ना डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे ना सिंस ये वाला जो कंपाउंड है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो जो लेजर जहाँ पे ये वाला HBHSO4 फिर ब्रैकेट में 4O माइनस, तो ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसको H2SO4 को बिहेव करना पड़ा है एज अ बेस। तो ये हो गया अपना डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। समझ में आया? ओ ठीक, तो लेवलिंग इफेक्ट समझ में आया, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट समझ में आया? ठीक है, चलो अभी इसको नोट डाउन करो, लेक्चर को फिर एंड करते हैं। हम डिफरेंशिएटिंग का सेकंड वाला एग्जांपल जो था वो दिखाइए ना। हाँ श्योर। हाँ, इन दोनों में तो हाँ। H2SO4 ही है ना? किसमें? एक H2SO4 है, दूसरा हाँ। वाला कौन सा एसिड है? ये वाला है हाइड्रोजन टेट्राकीस बाइसल्फाइड बोरेट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बोरॉन जो है ना, बोरॉन उससे HSO4 कितने 4 HSO4 ऐसे अटैच्ड है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे H2SO4 एक्ट्स एज बेस। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है, अगर सामने कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो फिर दूसरे वाले को भले ही एसिड जैसा अकेला बिहेव करता है, लेकिन बाद में उसको कैसा बिहेव करना पड़ेगा एज अ बेस। समझ में आया? हाँ ठीक, चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। कंप्लीटेड। ये देखो यहाँ पे H2SO4 ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, राइट।
यहाँ पे समझ में आ रहा है एज अ बेस जैसा बिहेव कर रहा है। ये बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे जो बोरॉन है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। हो गया ना कंप्लीटेड? हाँ मैम, मेरा भी।